हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडक्योर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में, जो एक सभी तरह के जो दर्द होते हैं उनमें बहुत ही कारगर इंजेक्शन माना जाता है ये। और ये जो मार्केट में डायनापार एक्यू के नाम से और इंजेक्शन ओवेरॉन एक्यू के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। और उसका जो कंटेंट होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन होता है ये, और 75 mg/ml में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। देखते हैं कि डायनापार एक्यू इंजेक्शन यानी कि डाइक्लोफेनेक होता क्या है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डायनापार एक्यू इंजेक्शन 1 ml इज ए पेन किलर यानी पेन रिलीविंग मेडिसिन कम्स अंडर द क्लास ऑफ मेडिसिन एनाल्जेसिक। ये जो डायनापार एक्यू इंजेक्शन होता है ये 1 ml का एम्पूल आता है और ये एक पेन किलर के तौर पे काम करता है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जिस एनाल्जेसिक कैटेगरी में आता है, यानी कि पेन रिलीवर कैटेगरी में आता है। Diclofenac sodium 75 mg is the main API activated pharmaceutical ingredient present in this injection called Dynapar AQ injection। और ये जो डाइक्लो इसके अंदर जो कंटेंट पाया है डाइक्लोफेनिक सोडियम 75 mg पाया था, और ये जो 75 mg होता है 1 ml के अंदर होता है, यानी कि 1 ml में 75 mg डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन पाया जाता है। प्रेजेंट इन द इंजेक्शन कॉल्ड डायनापार एक्यू इंजेक्शन। आगे देखते हैं आर एक्स ओनली इंजेक्शन, यानी कि ये सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये इंजेक्शन मिलता है। उसके डॉक्टर के बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। डायनापार कंटेन्स डाइक्लोफेनेक विच बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंसेट्स बोलते हैं। यानी कि डायनापार इंजेक्शन जो होता है इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो डाइक्लोफेनेक पाया जाता है, और ये ग्रुप का मेडिसिन है जो इंसेट कैटेगरी में आता है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेन किलर मेडिसिन एनाल्जेसिक। ये एक तरह का बहुत ही मोस्ट पावरफुल पेन किलर है, यानी कि पेन रिलीवर जो पेन को कम करता है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो डाइक्लोफेनेक इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कॉक्स एंजाइम। डाइक्लोफेनेक जो होता है ये कॉक्स एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिससे जो पेन कॉज करता है या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है तो उसको क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को रोकता है डाइक्लोफेनेक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन रहेगा। ड्यू टू इनहिबिट कॉक्स एंजाइम स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ड्यू टू इनहिबिट कॉक्स एंजाइम यानी कि ये कॉक्स एंजाइम की इनहिबिट करता है, उसको स्टॉप करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसको फॉर्मेशन को रोकता है। स्टॉप एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड पेन ड्यू टू रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये क्या करता है, स्टॉप एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ये पेन और इन्फ्लेमेशन को रोकता है, स्टॉप करता है और उसको कम करता है। किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को कम करने के बाद। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डायनापार एक्यू इंजेक्शन के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यानी कि डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन जो होता है 25 mg का, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किसी कंडीशन में होता है। इट इज यूज टू ट्रीट पेन एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक। ये क्या करता है, ये पेन की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किस टाइप के पेन, जैसे गाउट का पेन हुआ, माइग्रेन का पेन हुआ, बॉडी में कहीं एडिमा हुआ वहाँ पे अगर पेन है, टूथ एक हुआ, रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, डिस्मेनोरिया हुआ, जो महिलाओं में डिस्मेनोरिया जैसी दिक्कतें होती हैं, उस कंडीशन में अगर एब्डोमिन लोअर एब्डोमिन बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हिप एंड शोल्डर पेन हुआ, यानी कि जो कमर के नीचे जो दर्द होता है या फिर शोल्डर पेन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी अगर किसी की सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुआ है, उसके बाद अगर पेशेंट को पेन होता है तो उस कंडीशन में भी इसको NaCN 100 ml में डिजोल्व करके इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं स्प्रेन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट। अगर जॉइंट या मसल में स्प्रेन हो गया, खिंचाव हो गया है टेंडोन का या मसल का, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन माइल्ड टू मॉडरेट फीवर इन सम केसेस, अगर फीवर की कंडीशन में अगर कम या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर मॉडरेट फीवर है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं बॉडी में चोट लगी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, अगर वहाँ पे स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में अगर फीवर आते हैं तो उसको भी पेन को कम करके उसके साथ साथ फीवर को भी कम करता है। इट इज यूज टू ट्रीट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन इन कंडीशंस लाइक रेमेटॉइड अर्थराइटिस। यानी कि ये पेन जैसे कि बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, जॉइंट स्टिफनेस हो गया है या मसल स्टिफनेस हो गया है, जॉइंट पेन हुआ जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम इसके डायनापार एक्यू इंजेक्शन के डायरेक्शन फॉर यूज, यानी कि किस तरीके से इसका जो डायरेक्शन होता है किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। डायनापार गिवन टू पेशेंट बाय ए डॉक्टर और नर्स विद प्रॉपर एक्सपर्ट टेक्निक,
यानी कि इंजेक्शन जो देंगे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू या एक्सपर्ट जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसके थ्रू पेशेंट को देंगे। दे गिव बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ये हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यानी कि ड्रिप में डाल के ये इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो देते हैं जो कि डायरेक्ट हम मसल में पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। अब हम डायनापार इंजेक्शन की इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि इनके किन किस इंडिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो हमने पीछे देखा उसी को थोड़ा डिस्क्राइब करके देखते हैं। इट इज ए प्रिस्क्राइब फॉर रिलीव पेन ड्यूरिंग फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन, ये फॉलोइंग जो नीचे हम अभी बात करेंगे उन कंडीशन में इस पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन जॉइंट्स हो गया है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, डिस्मेनोरिया हो गया, माइग्रेन के केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट अगर किसी कंडीशन में पेन होता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस इंजेक्शन को देने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट और कुछ सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हुआ, पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, स्टमक पेन यानी कि पेशेंट को पेट में दर्द का एहसास हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन स्टार्ट हो सकता है, इंडाइजेशन जैसे कंडीशन देखने को मिल सकती है, सीने में जलन यानी हर्ट बर्न हो सकता है पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसके अलावा डिजनेस बहुत ज़्यादा उसको चक्कर या डिजनेस जैसा फील होगा उसको, हेडेक उसको बहुत ज़्यादा अगर हायर डोज हो जाएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट का हेडेक स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, हेपेटिक डैमेज यानी कि लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके अलावा रीनल डैमेज हो सकता है और उसके अलावा अल्सर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कॉशन एंड वार्निंग, यानी कि इसको हम कॉशन के और वार्निंग किसी क्या क्या वार्निंग साइन इनकी मतलब कि किस किस वार्निंग में नहीं दे सकते और उसको कॉशन कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो डू नॉट मेक यूज ऑफ एल्कोहल विद डायनापार एक्यू इंजेक्शन, यानी कि अगर कोई पेशेंट अल्कोहल लिया तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को इंजेक्शन नहीं देंगे, या फिर अगर कोई इंजेक्शन लिया तो उसके बाद अल्कोहल पीने को मना करेंगे। डायनापार एक्यू इंजेक्शन इज अनसेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ये इंजेक्शन जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ माना गया है। एज देयर इज डेफिनेट एविडेंस ऑफ रिस्क ऑफ द डेवलपिंग बेबी, यानी कि बेबी को इस इंजेक्शन देने के बाद कुछ रिस्क रिस्क की कंडीशन हो सकती है, यानी कि बहुत सारे कुछ कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। डू नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डायनापार एक्यू इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन लेने के बाद और कार या बाइक चलाने को मना किया गया है। उसके अलावा बिकॉज में कॉज हेडेक, क्योंकि इस इंजेक्शन को देने के बाद अगर इसका हायर डोज हो गया कुछ पेशेंट में देने के बाद हेडेक जैसी कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा ब्लड विजन, आंखों के सामने धुंधलापन देखने को मिल सकता है, डिजीनेस और ड्रॉजीनेस इन सम पेशेंट, कुछ पेशेंट को में ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे भी हम देखते हैं यूज ऑफ डायनापार एक्यू इंजेक्शन शुड बी यूज्ड विथ प्रॉपर कॉशन इन पेशेंट विथ किडनी डिजीज, यानी कि ये जो इंजेक्शन होता है किडनी डिजीज अगर कोई पेशेंट है तो उसमें बहुत ही सावधानी के साथ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने डॉक्टर से सही कंडीशन में पूरी डायग्नोसिस और हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट की इस इंजेक्शन को देंगे। अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग दिस इंजेक्शन, यानी कि अगर कोई महिला है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो उस दौरान इस इंजेक्शन को देने को अवॉइड करेंगे। इट पासेस इनटू द ब्रेस्ट मिल्क इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी कि क्योंकि ये इंजेक्शन देने के बाद मदर मिल्क में भी ये जा सकता है और फिर बेबी फीड करेगा तो उसको कुछ रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकते हैं बेबी को। सो इट इज एडवाइज टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी जो कि पेशेंट को देना ही पड़ेगा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, तो उस कंडीशन में हम बेबी का जो मिल्क होगा मदर मिल्क जो लेता है तो उसको हम स्टॉप कर देंगे। डोंट यूज इफ पर्सन हैव अस्थमा और ही और शी एक्सपीरियंस प्रोन टू सीनियर एलर्जीज, राइनाइटिस एंड अदर लंग एंड थ्रोट प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई पेशेंट उसको अस्थमा की पुरानी हिस्ट्री है या फिर उसको सीनियर एलर्जीज होती है, राइनाइटिस होता है और अदर लंग एंड थ्रोट प्रॉब्लम अगर है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं देते हैं। अब हम डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये इंजेक्शन किन किन पेशेंट को या किन किन पर्सन को नहीं देना चाहिए। अगर किसी को इससे डाइक्लोफेनेक से एलर्जी है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को अवॉइड करेंगे। उसके अलावा एक्टिव स्टोमक और इंटेस्टाइनल अल्सर और ब्लीडिंग प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को स्टोमक और इंटेस्टाइनल अल्सर की प्रॉब्लम और उसको ब्लीडिंग की शिकायत हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ स्टोमक अल्सर और ब्लीडिंग ड्यू टू यूज ऑफ पेन किलर, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करने के बाद स्टोमक अल्सर और ब्लीडिंग की शिकायत तो नहीं देंगे, तो उसको पुरानी हिस्ट्री है तो। डोंट यूज इफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रेन एंड हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट है उसको ब्रेन और हार्ट की कोई डिजीज है लाइक हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर जैसी शिकायत है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट यूज प्रॉब्लम्स विथ ब्लड सर्कुलेशन और एनी अदर सर्कुलेटरी डिजीज, अगर कोई
पेशेंट है, कोई ऐसा मरीज है, अगर उसको ब्लड सर्कुलेशन की कोई दिक्कत है, जैसे कि ल्यूकेमिया वगैरह हो या फिर कोई सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में डायनापार इंजेक्शन को नहीं देंगे। आगे देखते हैं, अगर किसी को एक्टिव लीवर और किडनी फेलियर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को अवॉइड करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी हमने पीछे देखा अगर कोई महिला है प्रेग्नेंट है तो उसको इंजेक्शन अवॉइड करेंगे। डोंट यूज इन चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अगर कोई बच्चा है 14 ईयर्स से कम का तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को नहीं देंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बहुत ही सावधानी के साथ देना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ ए ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, किसी को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या फिर सर्जरी एसोसिएटेड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, अगर सर्जरी के बाद रिस्क प्रॉब्लम है ब्लीडिंग की तो उस कंडीशन में नहीं देंगे पेशेंट को। किसी को पेप्टिक अल्सर है तो इंजेक्शन अवॉइड करेंगे। और कोई बच्चा अगर है 7 साल से कम है तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में नहीं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर किसी को तो उसमें नहीं देंगे। अब हम आगे देखते हैं डायनापार एक्यू इंजेक्शन सेफ यूज, हम इसको सुरक्षित तरीके से सेफ तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर सेफ यूज ऑफ डायनापार मस्ट फॉलो फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि हम इसको सेफली तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ स्टेप बताए गए, तो उसको फॉलो करके हम इस इंजेक्शन को देते हैं। जैसे कि पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस लेंगे, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री मालूम करेंगे, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, उसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री उसकी लेंगे। इंजेक्शन बाय एक्सपर्ट होंगे, अगर कोई इंजेक्शन ये देता तो कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको ही लगाने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा मस्ट रीड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन बिफोर यूज, इस इंजेक्शन को देने से पहले जो उसकी वार्निंग और क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसको हमें अच्छे से देख और पढ़ लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जो लोग चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे न्यू यूजर हैं वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।